हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि क्लास 12 जो कि पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हम और आप मिलकर क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज केवल मैं आपको वही बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जिससे हर साल 6-7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें हम आज केवल ये जानेंगे जैसे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, केवल इसी का हम रिव्यू लेंगे, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए या हम उसका सिलेबस ढूंढते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो विलेन होता है, सॉल्यूशन, इधर से लिखना शुरू करूँगा जिससे कि मैं इधर पहुँच जाऊँगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि विलेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, विलेन चैप्टर का नाम है और उसमें यही पढ़ना है कि विलेन आखिर होता क्या है। तो क्या होता है विलेन, ये हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, विलेन क्या होता है। तो सबको पता है ये हमारा क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक अवयवों का। तो उसके बाद विलेन के बाद अगर हम बात करें तो ये जो होता है हमारा 2 या 2 से अधिक अवयवों का बना होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ रहे हैं हम लोग, विलेय, और दूसरा क्या होता है हमारा विलायक, विलेय और विलायक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक विलेन बनाते हैं। अब हमें विलेय के बारे में भी पढ़ना होगा और विलायक के बारे में भी पढ़ना होगा कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेन जब हम बनाते हैं तो उस विलेन में इसकी मात्रा कैसी होती है, ये अधिक मात्रा में होता है, इसकी मात्रा कैसी होती है, अधिक, और इसकी मात्रा कैसी होती है, ये कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो विलेय हमारा कैसा होता है, कम मात्रा में, और ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपको क्या करना है, यही पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़ना है, विलेन। एंड सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट में आपको ये पढ़ना है कि हमारा जो विलेन होता है उसके अपने अलग गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 2-4 हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, विलेनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, 2-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। विलेन किस तरह का व्यवहार करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर 3, विलेन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, विलेनों का वर्गीकरण। कितने भागों में विलेन को डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इसको किस आधार पर कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है वो भी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो वो कितने आधार पर बांटा गया है, इसको 3 आधारों पर विलेन को डिवाइड किया गया है, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, पहले की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है, विलायक के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, विलायक के आधार पर। विलेन में जो विलायक होता है इसके आधार पर विलेनों को डिवाइड किया जाता है। तो पहले लिखेंगे हम विलायक के आधार पर। अब विलायक के आधार पर हमारे जो विलेन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये इसमें पढ़ेंगे। तो विलायक के आधार पर अगर हम विलेनों की बात करें तो विलायक के आधार पर विलेन आपके 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं भाई, 2 तरह के, ठीक। ये ए आप ए करके लिख लेंगे। ए में क्या लिखेंगे हम, जलीय विलेन, जिन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, अजलीय विलेन, जिन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जलीय विलेन की अगर हम बात करें, जैसे आपने वाटर में शुगर मिला दी या वाटर में साल्ट मिला दिया, ठीक है। वाटर में शुगर और साल्ट
अजलीय विलयन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा विलायक होगा क्या होगा, विलायक होगा वो वाटर नहीं होगा, विलायक क्या होगा, वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा पानी नहीं होगा। बाकी कोई जैसे आप अल्कोहल ले लो, आयोडीन ले लो, तो उस अल्कोहल प्लस आयोडीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयोडीन का टिंचर विलयन बनाते हैं। तो उस तरह के विलयन हम किस में पढ़ेंगे, अजलीय विलयन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अवयवों के आधार पर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप इसमें पढ़ेंगे अवयवों की संख्या के आधार पर। अब देखो जो विलयनों का वर्गीकरण है वो अवयवों की संख्या के आधार पर किस तरह के विलयन होते हैं हमारे और कौन कौन से विलयन होते हैं वो हम बात यहाँ पर करेंगे। तो ये भी फर्दर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। पहला हमारा कौन सा होता है, ऐसे अवयव, जैसे मान लो मैं बात करूँ यहाँ पर विलयन A प्लस B, ये 2 कंपोनेंट हैं या 2 अवयव हैं, ये पानी है ये चीनी है, तो ये 2 कंपोनेंट हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, C बनाते हैं, ठीक है। पानी प्लस चीनी, ये बन गया मेरा शरबत। शरबत विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो ठोस होता है हमारा वो विलायक, जैसे द्रव विलायक में अगर घुला है तो वो हमारा क्या सबसे अच्छा विलायक है और विलयन है। और इसी तरह के विलयन का अध्ययन हम इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये अवयवों की संख्या के आधार पर यहाँ देखो एक अवयव ये है और एक ये, कितने अवयव हैं इसमें, 2 अवयव। तो इस तरह के विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी। और प्लस इसमें मैं एक और मिला दूँ C, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ये मान लो चीनी, पानी और यहाँ मिला दिए नमक, सॉल्ट। अब इसमें 3 अवयव मिल गए आपके, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी। तो यहाँ पर हम केवल 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहला एक लिखेंगे हम द्विअंगी विलयन और एक लिखेंगे हम त्रिअंगी विलयन। तो A लिखेंगे यहाँ पर द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन यानी कि जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। जैसे A प्लस B ये बना रहा है C, तो 2 कंपोनेंट मिलकर क्या एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। इसी तरह से दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा हमारा त्रिअंगी विलयन। क्या होगा, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन में क्या होगा, 3 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट, ठीक है। जैसे A प्लस V प्लस C ये मिलकर क्या बना रहा है, D, ठीक है, एक शरबत बना रहा है। तो ये द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। ये त्रिअंगी विलयन हो गया, तो ये भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं C पॉइंट, ठीक है। ये हमारा विलयनों के आधार पर, अगर हम बात करें विलयनों के प्रकार की, ठीक है, तो विलयनों के प्रकार भी इसी में आता है। 3rd पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, विलयनों के प्रकार, 3rd पॉइंट यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहीं पढ़ ले रहे हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार के बारे में आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो हमारे विलयन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे जो विलयन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के विलयन होते हैं, जो फिर पुनः 3 तरह के विलयन और बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो ठोस प्लस द्रव, ठीक है, और ठोस प्लस गैस और ठोस प्लस ठोस, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के विलयन किससे प्राप्त हुए, हमें केवल एक ठोस से। किससे, ये ठोस बनाता है 3 तरह के, और इसी तरह से क्या बनाएगा, गैस भी 3 तरह के विलयन बनाएगा। इसी तरह से हमारा क्या बनाएगा, द्रव भी 3 तरह के विलयन बनाएगा, ठीक है। गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, और इसी तरह से द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, और द्रव का गैस में। तो ये 3 यहाँ से मिलेंगे आपको, और 3 यहाँ से मिलेंगे, और 3 यहाँ से मिलेंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल,
ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन कितने तरह के होते हैं, 9 तरह के होते हैं। पर हमें ये भौतिक अवस्था के आधार पर नहीं पढ़ना है, हमें किसके आधार पर पढ़ना है, ठोस और द्रव। ठीक है, ऐसे विलयन का हम इसमें अध्ययन करेंगे जिसमें हमारा जो विलायक है क्या है, विलायक द्रव, और इस द्रव में जो विलय होने वाली चीज़ है वो कैसी है हमारी, ठोस। तो ठोस और द्रव विलायक का जो विलयन होता है वो सबसे अच्छा विलयन माना जाता है, और उसी विलयन का अध्ययन हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो ये विलयन का वर्गीकरण हो गया, इसके आधार पर ये और ये चीज़ें सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल आपका चैप्टर रिव्यू है, यानी कि किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद हम लोग बात करेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं टॉपिक 1। इस चैप्टर को आप 2 से 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, और 2 से 3, एक टॉपिक में मान लो हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है, दूसरे टॉपिक में जो चीज़ें पढ़नी है हम उसको अलग लिखेंगे, तीसरे टॉपिक में जो चीज़ें पढ़नी है वो हम अलग लिखेंगे। जब भी आप नोट्स बनाने बैठें तो जहाँ नोट्स बनाएंगे उसके पहले फ्रंट पेज पे आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है ध्यान से, जिससे कि अगर आप इनको पढ़ लेंगे या इनको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने विलयनों के वर्गीकरण में ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। टॉपिक दूसरा यहाँ पर डाल लेंगे, टॉपिक 2। ठीक, क्या है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती हैं, यहाँ पर ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, 2। एक तो हम बात करेंगे भौतिक इकाइयों के आधार पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, भौतिक इकाइयों में नंबर 1 भौतिक इकाई में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम विलयन की भौतिक इकाई में सांद्रता को व्यक्त करते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को भौतिक इकाई में व्यक्त करते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा रासायनिक इकाई में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। व्यक्त करने की विधियाँ, ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं, रासायनिक विधियाँ, जिनके द्वारा हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूंगा मैं भौतिक के बारे में। ठीक है, भौतिक के बारे में तो इसकी कुछ, जैसे नंबर एक की अगर हम बात करें तो भार प्रतिशत, क्या भार प्रतिशत भी हमारा क्या होता है, एक भौतिक इकाई होती है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की। दूसरा अगर हम बात करें, पहला आपका क्या हो जाएगा, भार प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, भार और आयतन प्रतिशत। फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। तो ये हमारी जो 4 विधियां हैं
इनके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को भौतिक इकाइयों में व्यक्त करते हैं। भौतिक इकाइयाँ जिनको, जैसे मान लो उनका द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, ये चीज़ें हम जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक विधियों में व्यक्त करने की विधियाँ, ठीक है। रासायनिक इकाई में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राम प्रति लीटर में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पे आप नॉर्मलता पढ़ सकते हैं, नॉर्मलता। एंड थर्ड पॉइंट पे आप मोलरता पढ़ सकते हैं, मोलरता। फोर्थ आप मोललता पढ़ सकते हैं, मोललता। एंड फिफ्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप मोल प्रभाज, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये ऐसी विधियाँ हैं ग्राम प्रति लीटर में, यानी कि जो भी चीज़ उसमें घुली होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। उसके बाद नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। बट ये याद रखना है, ये जो विधियाँ हैं वो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की रासायनिक विधियाँ हैं। ये विधियाँ हैं वो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक विधियाँ हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ये टॉपिक आपका 2 में हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक नंबर 2। और यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कर देना है इसको आप, इसमें केवल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है टॉपिक 3, जिसे हम विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे, टॉपिक नंबर 3, और इसमें आपको पढ़ना है विलेयता। क्या लिखेंगे यहाँ, विलेयता। विलेयता होती क्या है, सॉल्युबिलिटी, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि विलेयता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलेयता के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और विलेयता कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं विलेयता को। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलेयता देखो 2 चीज़ों की होती है, इसको हम ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, 1 एंड 2, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, बता दूँ, अगर हम ठोस को द्रव में घोलें, ठीक है, तो उसकी विलेयता कुछ अलग होगी। और अगर हम द्रव को गैस को अगर हम द्रव में घोलते हैं तो उसकी विलेयता अलग होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है, ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। तो 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पर डालेंगे। पहले लिखूँगा मैं ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। दूसरा यहाँ लिखेंगे हम गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। अब इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, वो भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, और इसको भी प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिख लेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसको प्रभावित करने वाले, दोनों कारकों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहीं पर आपको ये पता चलेगा कि हमारा संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है, वो आपको यहीं पता चलेगा, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त, ये तीनों विलयन आपको यहीं पता चल जाएंगे कि ये आखिर होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और यहीं पर आपको पता चलेगा, यहीं पर एक नियम होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नियम है, जिसे हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, वो भी आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। गैस की द्रव में विलेयता में आपको हेनरी का नियम भी पढ़ने को मिलेगा। बस ये टॉपिक हमारा हो गया 1, 2 और 3। इसके बाद एक टॉपिक और है जो 4th है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टॉपिक नंबर 4। इसमें क्या पढ़ना है आपको, टॉपिक नंबर 4 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ,
सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर 1 वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है या आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। वाष्प दाब क्या होता है या न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, 2-3 नंबर में। वाष्प दाब जब पढ़ेंगे तो वाष्प दाब में ही आपसे पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है भाई। क्या इसमें क्या पूछेगा? यहाँ पूछेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी हमें वाष्प दाब में पढ़ना है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम भी आपको किस में मिल जाएगा पढ़ने को? वाष्प दाब में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे? आदर्श और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। तो आदर्श और अनादर्श विलयन भी आपको टॉपिक नंबर 4 में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगला, जो कि आप जानते होंगे, स्थिर क्वाथी विलयन। क्या जानते हैं आप? स्थिर क्वाथी विलयन, सॉरी, स्थिर क्वाथी विलयन। नंबर 3 स्थिर क्वाथी विलयन। अच्छा, ये स्थिर क्वाथी विलयन आपके 2 तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका निम्न स्थिर क्वाथी, निम्न स्थिर क्वाथी। एक होता है हमारा उच्च स्थिर क्वाथी, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें क्या करना है? पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है अणुसंख गुणधर्म, जो कि विलयन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैसा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा। तो उस वाले को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ और आप भी यहीं कहीं पर भी लिख लीजिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 यहाँ लिख लेंगे, टॉपिक 5। ये सभी टॉपिक आप क्रम वाइज लिख लीजिए अपने नोट्स के पहले पन्ने पर, विलयन नामक चैप्टर डाल के। और सब अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, देख लिया एक बार, तो पूरा चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब एक एक करके हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कंटेंट की चिंता ना करें। मतलब इतना अच्छा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ टॉपिक नंबर 5, उसमें आपने क्या पढ़ना है? विलयनों के अणुसंख गुणधर्म। क्या पढ़ना है? नंबर 1 विलयनों के अणुसंख गुणधर्म क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, नंबर 1, और इधर को एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनके बारे में जानें, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर A परासरण एवं परासरण दाब, ठीक। एंड दूसरा ये लिख देता हूँ मैं बी में हम क्या पढ़ेंगे? परासरण एवं परासरण दाब, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन, ठीक। थर्ड पॉइंट जो सी है आपका, इसमें क्या लिखेंगे हम? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। एक और आपका बचा हुआ है जिसे हम डी कहते हैं, ठीक है। परासरण एवं परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। एक और है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। जी पॉइंट आ रहा है, देखना शूट हो रहा है उसमें। वाष्प दाब का अवनमन, जी हाँ जी आ रहा है, जी वाला ये नहीं आ रहा।
यहाँ तक आ रहा है? देखो इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये शो नहीं करता होगा आपको। ये आ रहा है ना तीनों पॉइंट जी? एक भी नहीं आ रहा जी? जी नहीं, चलो थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है, उसमें आ नहीं रहा है तो चलिए यहाँ तक आ रहा है। सी आ जाएगा इतने में। वाष्प दाब का अवनमन आ गया? सही है जी? आ रहा है? ये नहीं आ रहा जी? हेनरी का नियम है। हिमांक में अवनमन पराशर दाब क्वथनांक। डी पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, क्वथनांक में उन्नयन। आ रहा है? वहाँ तक आ रहा है? सही है, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। उसके बारे में इतना आपको पढ़ लेना है, पहले जान लेना है टॉपिक क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभावित करने वाले कारक। पहले यहाँ लिखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, और इसी में आपको पढ़ना होगा हेनरी का नियम। क्या पढ़ना होगा? यहीं पर आपको देखने को मिलेगा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, शायद ये पहले नहीं दिखता होगा, ठीक है, अब देख लो, दिख रहा है? तो इतना था हमारा पहला टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक्स है ये आपको समझ में आए होंगे। इनके बारे में मैं एक एक करके सब अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो शायद यहाँ लिखेंगे पहले प्रभावित करने वाले कारक, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन, ठीक। यहाँ पर संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है। ये विलयन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ विलयन नामक जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले आप जब भी नोट्स बनाएं फ्रंट पेज पे इनको एक एक करके लिख लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी लाभ हो जाए, ठीक है। तो मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ और आप सब मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।